मेरी स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? यस? चलो, तो बेटा एक्स्ट्रा क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज हमारी फर्स्ट एक्स्ट्रा क्लास है। कभी भी हमारी स्कूल की छुट्टी वगैरह होगी तो प्लान कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? उससे सिलेबस भी आप लोगों का अच्छा चलता है और फायदा ये रहता है कि क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं, टॉपिक जो है वो भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो बेटा ये जो दो मेजर टॉपिक्स है ये हमें आज की क्लास में कवर करने हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हमें फर्स्ट टॉपिक जो मेजर है वो कवर करना है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड मॉर्निंग प्रणव बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चा। कि चार्ज पार्टिकल है अगर आपका, तो उसको मैंने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब क्या होगा? अगर किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया तब क्या होगा? अगर वो वेलोसिटी किसी एंगल पे मैंने रखा है, उस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तब क्या होगा? और इस टॉपिक से जो आपके अभी ये 2023, 2022, 2021 में जेईई के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरीके से आ रखे हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा और बहुत जरूरी टॉपिक है सॉलिड एंगल और फ्लक्स को समझना। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की डेफिनेशन आप लोगों ने 11th में पढ़ी हुई है ना? प्लेन एंगल आपको पता है कि वो 2D के अंदर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करके प्लेन एंगल आता है, और अगर मेरे पास कोई 3 डायमेंशनल सरफेस है तो उसके अंदर मेरा सॉलिड एंगल आ जाता है। बेटा इसकी एप्लीकेशन ना इस तरीके के क्वेश्चंस में होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दे दूं और यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि एक डिस्क है, तो अब इस चार्ज की वजह से इस डिस्क में से कितना फ्लक्स निकलेगा मुझे ये बताओ। तो ये वाले क्वेश्चन में अब हमारी जो एप्लीकेशन आएगी वो सॉलिड एंगल की आएगी, ये आप उस वाली चीज से नहीं कर पाओगे, है ना? यहाँ पे आप सिमेट्री से क्या बिठाओगे, कैसे सिमेट्री करोगे इस चीज की? वैसे ही अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं कि सपोज हमारे पास इस तरीके का ओपन एक सिलेंडर है, ये बीच में हमने चार्ज रख रखा है। अब इस चार्ज की वजह से ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है, खाली कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा वो मुझे बताओ। तो वो भी क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं, और हम आज की क्लास में ये भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैम इस जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन था जिसमें सिलेंडर के अंदर चार्ज था, गॉस लॉ से नहीं हो जाएगा? नहीं होगा गॉस लॉ से, कर्व सरफेस से निकालना है आपको। वो कैसे पता चलेगी कर्व सरफेस से कितना है? आपको पूरे सिलेंडर का तो चलो मिल जाएगा, पूरे सिलेंडर का आपको मिल जाएगा, बट खाली मैं कर्व सरफेस से पूछ रही हूँ उसका कैसे पता चलेगा? है ना? आई एम नॉट यस मैम। आस्किंग यू कि इन दोनों के थ्रू कितना है, मैं पूछ रही हूँ कि कर्व सरफेस के थ्रू बता दो मामला। तो वो मुश्किल है ना आप लोगों के लिए डिटर्मिन करना। यस मैम। ठीक है बेटा, तो चलो अब ये वाले दोनों टॉपिक्स आज की क्लास में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आसान है, दूसरा टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो दूसरे टॉपिक पे भी यही है कि दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आ जाते हैं, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। वो फॉर्मूला आप याद रखोगे तो सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज तो पता है ना कि अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब वो मूव करेगा। यस मैम। है ना? अब मैं 2-3 केसेस इसमें डिस्कस करवा देती हूँ। सपोज मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने बस रख दिया है, केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ मैंने वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया, आई हैव जस्ट प्लेस दैट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मेरी जो फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है हमारा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है मेरे पास, और यहाँ पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया है। इस चार्ज पार्टिकल का मास आपका m है, इस पे चार्ज आपका q है। ऑल राइट, ठीक है। अब यस मैम। हमें इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन बतानी है, इसका स्पीड, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, क्या इसकी एनर्जी होगी, टाइम फ्रीनेस, ये सारी चीजें हमें इस वाले पार्ट में डिटरमिन करनी है। यही हम अलग अलग केसेस के लिए भी करेंगे, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले ये चीज देखो कि यहाँ पर अगर हमने पार्टिकल को प्लेस किया है तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट विल एक्सपीरियंस, right? That is obvious कि yes ma'am, it will experience some electrostatic force, and what will be the magnitude of this electrostatic force? मैम E into QE। Very good, बिल्कुल सही बोला। हेलो गुड मॉर्निंग साक्षी बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात नहीं करेंगे, फर्स्ट टॉपिक ये है बेटा, नोट्स बना लो फटाफट। तो क्यूई जो फोर्स है वो ये एक्सपीरियंस करेगा, हम ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैम फोर्स की वैल्यू तो क्यूई लिखी दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से क्यूई अपॉन एम, यस मैम। मैम। है ना? इनफैक्ट यही वाली फोर्स आपकी सब में कांस्टेंट रहेगी, मतलब हम कोई भी केस डिस्कस करेंगे फोर्स आपकी यही लगेगी इस केस में। ठीक है, ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई, ये आपकी फोर्स आ गई, और जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की दैट विल बी अलोंग दिस, है ना? जो इसकी, वेरी गुड बेटा, जो इसकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप स्पीड भी निकाल सकते हो। यस मैम। स्पीड कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको मैंने बताई दिया कि 0 है। इनिशियल वेलोसिटी में तो मैंने आपको बोला ही नहीं, मैंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी 0 है।
तो यहाँ से अगर मैं स्पीड की वैल्यू लिखूंगी तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू 80 ई, वेरी गुड, क्यू ई अपॉन एम टी, क्योंकि यहाँ पे हमने पार्टिकल को खाली रख रखा है, उसको हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। ठीक है, ये भी Yes, ma'am. ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल लोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Half 80 square. क्या दिक्कत है, सब कुछ निकाल सकते हैं मैम। तो ये जब लगाएंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब यूटी फिर से 0 है, Half 80 square. वेरी गुड, हाफ ए टी क्यू स्क्वायर, ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। बिल्कुल सही बेटा। तो एक तरीके से अगर मैं एस की वैल्यू निकालती हूँ तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू ई अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो ओके, Yes, ma'am. ठीक है। हेलो निधि बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चा। Good morning, ma'am. सब बच्चे ऐसे फ्रेश फ्रेश होके आ रखे हो, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे बेटा चलो एक और चीज कर देती हूँ, यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी के दो एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एक तो आप यहीं से डायरेक्टली लिख दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, एक एक्सप्रेशन तो हमारे पास यहीं से आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का। और फिर दूसरा मैम उसे expression- इसमें पुट कर देंगे टाइम के। हाँ, उसको उसमें पुट कर दोगे। दूसरा एक्सप्रेशन मैं एक और आपको बता रही हूँ कैसे लिखोगे। दूसरा एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, आपको पता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? U square यू minus स्क्वायर प्लस 2a। तो यू स्क्वायर 0 है तो 2a(x) आ जाएगा एक तरीके से, 2a(s) की वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से, Yes, Yes. ma'am. है ना, 2a(s) हो गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं वेलोसिटी की एक और वैल्यू निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ s, Yes, ma'am. Right, इसकी so वैल्यू that- पुट कर देंगे वहां से। that value will be 2qe upon m multiplied by s. This is okay? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हो? इसका स्क्वायर करके अगर आप लिखोगे, रूट भी लगाएंगे ना मैम, V है तो। फिर से बोलो। अच्छा, रूट भी लगाएंगे, मैं v स्क्वायर लिख देती हूँ ये, ठीक है। v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2qe अपॉन m इंटू s आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इसके टर्म्स में लिखनी होगी तो डायरेक्टली मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ m इंटू, अब इसका स्क्वायर अगर हमें करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2qe अपॉन m के साथ, एस एंड देन वी आर हैविंग s, वेयर s इज नथिंग बट द चेंज इन डिस्टेंस, की डिस्टेंस आपका कैसे चेंज हो रहा है। तो मास से मास कट जाएगा, q से 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, क्या आ जाएगा? सिंपली QES, ठीक है, QES आ गया, जहां पे s जो है आपकी, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो आपका पोजीशन में चेंज हो रहा है, डेल्टा x है आपका s। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, तो एक फॉर्मूला आपका वहां से वेलोसिटी के, जब वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। आपके पास हाफ m इंटू क्यू ई टी अपॉन एम का स्क्वायर कर दो, वहां से भी mm कैंसिल हो जाएगा, वो आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में आ गई। ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अपनी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि एक मेरे पास पार्टिकल है इस मास का, इस चार्ज का, इट इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज कवरिंग दिस मच डिस्टेंस. So now you have to tell me what the kinetic energy will be. So you can directly use this particular formula. All right, इसको सब बच्चे नोट डाउन कर लो। मैम इसकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। हाँ, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। यस मैम, किया है वो। हाँ, वो वाला क्वेश्चन आई थिंक उसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहा होता है ना, ऐसा वाला चीज हो रहा है। मैम इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी ना? हाँ, ये वाले केस में इनिशियल 0 है। इनिशियल इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पे हमने जो केस डिस्कस किया उसमें चार्ज पार्टिकल को हमने खाली रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब अगले केस की हम बात करेंगे, उसमें हम किसी वेलोसिटी से उसको मूव करवाएंगे। ठीक है, ये सारे केसेस एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा। चलूं आगे? मैम एक सेकेंड। एक सेकंड रुक जाते हैं। मेरे को लगता है मैं तो जल्दी जल्दी लिख देती हूँ, बच्चों को कॉपीज में लिखने में टाइम लगता है। मैम हो गया। हो गया, चलो अब अगली वाली चीज पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हिच आई एम टेलिंग यू दैट नाउ वी विल गिव द पार्टिकल सम वेलोसिटी। ठीक है, a charged particle is projected in the uniform electric field, projected in uniform electric field, uniform electric field। ठीक है बेटा, तो अब इस केस में वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, and now the charged particle is here. Projected का क्या मतलब है? Now I have given it some initial velocity u. ठीक है, now I have given it some initial velocity which is equal to u. Is this okay?
यस मैम। तो अब भी हमें सारी की सारी सेम चीजें ही निकालनी है। तो सबसे पहले इस पार्टिकल पे अभी भी जो आपकी फोर्स लग रही है वो तो उतनी ही लग रही होगी, है ना। सारे केसेस में मेरी फोर्स तो मैम सेम ही है। फोर्स कितनी हो जाएगी, QE हो जाएगी फोर्स, यस मैम। ठीक है। एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, QE/2m। QE/2m के बराबर आ जाएगी इधर भी आपकी एक्सेलरेशन। सिर्फ एम आएगी ना? मैम एम आएगी ना नीचे तो। अच्छा सही है, यस मैम। हाँ QE/m, ठीक है। ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स इज इक्वल टू ma से। नाउ द स्पीड वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आपकी स्पीड जो होगी दैट विल बिकम इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। सो नाउ योर स्पीड विल बी दिस। बस एक तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास कि स्पीड की वैल्यू जो है हमारे पास वो हमारी चेंज हो गई। वहां पे हमारे पास u नहीं था, यहाँ पे हमारे पास u भी आ गया, ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, डिस्टेंस भी निकाल लोगे। डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, ut प्लस प्लस q, हाफ 80 स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस QET² 2m। 2m आ जाएगा बेटा। हाफ 80 स्क्वायर होता है ना, यस मैम, हाफ वो ठीक है। मैंने सोचा अलग से लिखा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ से वेलोसिटी से लिख दो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, हाफ m u प्लस QET/m का होल स्क्वायर। इज दिस ऑल्सो ओके? यस मैम। ठीक है, ये वाला केस भी हमारा सिंपल ही है। अब थर्ड केस जो है वो हमारा अच्छा केस है। अच्छा, नोट डाउन कर रहा है क्या? यस मैम। यस अब कर लो नोट डाउन। मैंने वही बोला कि मैं तो आगे चलती, बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया होगा, फिर बच्चे बोलेंगे मैम नोट डाउन नहीं कर पाए। सिंपल है यार, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों को समझ में आ गया ना 11th में, तो ये वाली चीज भी आ जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही केस बन रहा है इधर भी, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कुछ अलग चीज नहीं हो रही। मैम। ग्रेविटी है है ना ना। मैम, ये तो प्रोजेक्टाइल भी नहीं है अभी तो। अब प्रोजेक्टाइल पे आएंगे हम, अगला वाला केस प्रोजेक्टाइल के तरीके से करवा दूंगी। हम इसमें ग्रेविटी की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी। हाँ बस यही डिफरेंस है। तभी अगर परपेंडिकुलरली आप प्रोजेक्ट करोगे तब तो देखोगे ना कि परपेंडिकुलर अगर हम किसी पार्टिकल को डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी वेलोसिटी हमने ऊपर के डायरेक्शन में इसको डाल दिया, तो वो तो एग्जैक्टली आपका प्रोजेक्टाइल वाला केस बन जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो उससे मतलब ये वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी, तभी जेई में कभी कभी इस वाले पार्ट से और अगले वाले पार्ट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके पूछते हैं, बट क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। इससे भी ना, अब ये वाला भी चीज मैं डिस्कस कर चुकी, मैंने उसके क्वेश्चन करवा दिए थे एक दो। आपको याद है वो प्लेट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था? यस मैम। तो उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो यूज किया था। एक हमने किया था कि प्लेट चार्ज है, वो मास ट्रेवल कर रहा है, उसमें हमने टाइम ऑसिलेशन का निकाला था। तो वो यही वाली चीज की ही एप्लीकेशन है, बट ठीक है, फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए। कहीं किसी बुक में देखो तो आपको पता होना चाहिए। तभी मैं बोल रही हूँ कि ये वाला टॉपिक इजी है। सॉलिड एंगल वाला हमें समझना है थोड़ा। अब नाउ द नेक्स्ट केस इज प्रोजेक्टाइल वाला केस। सपोज आई एम हैविंग अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली। ऑब्लिकली उसको प्रोजेक्ट कर रही हूँ, obliquely projected in a uniform electric field, in a uniform electric field। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही हूँ ताकि थोड़ा आपको विजुअलाइज करना इजी हो जाए। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई एम हैविंग अ पार्टिकल, ब्लू से ही बनाते हैं। आई एम हैविंग दिस पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज आपका q के बराबर है, एंड आई एम प्रोजेक्टिंग इट एट सम एंगल। ठीक है, आई एम प्रोजेक्टिंग इट एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। कर सकती हूँ ये भी? यस मैम। तो ये बन गया आपका प्रोजेक्टाइल वाला केस, यस मैम। है ना। सेम आपका प्रोजेक्टाइल वाला केस बन गया इधर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपकी एक तरीके से एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होगी नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन एंड इन दी। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन तो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं वही बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट ये थियरी में हमने डिस्कस नहीं किया। तो मैंने एक बार बोला कि चलो थियरी में, तभी मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी ना इसकी। मैंने बोला नॉर्मल क्लासेस में नहीं कर रही है इजी टॉपिक में, ठीक है। अब ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैम QE/m। इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। यस मैम। तो सेम प्रोजेक्टाइल वाला केस ही तो बन गया, है ना। ए वाई की वैल्यू हो जाएगी QE/m इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो एक तरीके से दिस इज एक्टिंग सिमिलर टू ग्रेविटी, हमने बात करी थी, तो उसमें भी यही हो रहा था कि आप G की जगह बस जी की जगह, मतलब वही सारी सेम इक्वेशंस लग जाएंगी। ए वाई हम सब्स्टिट्यूट करते थे जी की जगह पे,
तो यहाँ पर जी की जगह आप ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे लिखते थे? 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा अपॉन जी लिखते थे। तो यहाँ पे वो वाली चीज आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आपके पास 2u sin थीटा तो सेम ही रहेगा, अपॉन इनटू जी m की अपॉन जगह अपना ये लिख दो QE अपॉन m। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कि कितने टाइम तक ये आपका जो पार्टिकल रहेगा ये उड़ता रहेगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है बेटा, बाकी अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे कभी भी ये फॉर्मुलाज याद नहीं होते, मतलब मैं जितनी मेहनत कर लूं मुझे कभी याद नहीं हुए। अगर मुझसे प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं पूरा डिराइव करती हूँ बैठ के। मैकेनिक्स के तो याद है। ध्यान नहीं रहते, मैकेनिक्स के confusion हो यार जाती है। ध्यान नहीं रहते आप लोगों को, तो ध्यान रखना है वरना फिर लंबा पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ट्राई करो कि याद ही हो जाए। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर से 2g की जगह यही 2QE अपॉन m। 2q अपॉन QE by M. ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब एक और चीज क्या निकाल ले, रेंज निकाल ले। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। वेरी गुड, आप रेंज भी निकाल सकते हो। तो रेंज आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपकी उसमें होती है प्रोजेक्टाइल में। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्या वैल्यू थी हमारी? QE अपॉन m। ठीक है, ये चीज इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। नो मैम। मैम रेंज इक्वल टू मैक्सिमम ma'am. वेलोसिटी और टाइम होता है ना। हाँ नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, वो यू एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रह रही है ना, तो अगर आप उसको Okay, टाइम ऑफ ma'am. फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपके पास रेंज आएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, एक्स की जो वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। मैम u cos थीटा। हाँ, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो तो करोगे तो वही आ जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना। यस। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप ग्रेविटी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट, मैम उसमें एक्सेलरेशन QE तो अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ इफ यू कैन नॉट निग्लेक्ट ग्रेविटी, बिल्कुल सही बेटा। दोनों को ऐड तो- कर देंगे। हाँ, तो आपकी जो नेट अब लगेगी, नेट एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटी प्लस QE अपॉन। T plus मैम। QE by फॉर्मूलाज आपके यही लगेंगे, फॉर्मूलाज में कोई गड़बड़ होगी नहीं। क्लियर है ये वाली चीज भी? yes मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन करना है? मैम कर रहे हैं। कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चों को अब टाइम दे देती हूँ कि बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे ना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बनाने आप लोगों के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने से क्लास में और अच्छे से समझ में आता है। हो गया। फिर हो गया ये वाला पार्ट करना है तो कर लो, फिर इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे माय मॉम गिव मी एप्पल जूस टुडे, तो फन स्टफ, आई एम ड्रिंकिंग दैट क्लास लेते हुए। मम्मा बोलती है कि इतना बोलना पड़ता है तेरे को, सो यू ड्रिंक समथिंग सो दैट यू हैव इनफ फ्लूइड्स इन योर बॉडी। ठीक है, कर लो भी इसको नोट डाउन। फिर मतलब इसके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 थोड़े से बुक्स के क्वेश्चंस हैं, 1-2 आपके जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इस टॉपिक से, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ये टॉपिक आपका साइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना अपन को। ठीक है, आज थोड़ा मैम टाइम लेकर वर्मा में आएगा। तो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑक्सीलेशन घुसा हुआ है। हाँ वो एचसी वर्मा में करेंगे ही यही। एचसी वर्मा में पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑसिलेशन एसएचएम उसके ही क्वेश्चंस आते हैं इतने, लेकिन जेई में भी इतने ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहे हैं इस बार। मैं ना आप लोगों को एक साइट भी भेजती हूँ, ठीक है, वो साइट देखो, वो अच्छी साइट है। कहाँ है मेरे पास? एक लिंक सर ने भी भेजा था जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, तो फिर हो सकता है वो वही वाला लिंक हो, मेरे पास भी सर ने भेजा था, क्योंकि एक बार फिर से साहिल भेज सर देना। ने। ठीक है, मैंने एक बार ये फिर से भेज दिया। इसमें बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, करने शुरू कर दो। सारे क्वेश्चंस ना आप कर लोगे, मतलब मेरे को इतने सिंपल क्वेश्चंस लगे, बल्कि 2019 में 18 में इसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आ रखे हैं, 23, 22, 21 में सब में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये वाला लिंक लो, फ्लक्स वगैरह के भी क्वेश्चंस है, ऑसिलेशन के। क्या बेटा? मैम मैंने किए थे ट्राई, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है, मैं तो बोल रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चन आ रखे हैं यार, और नीट में उससे भी सिंपल आ रखे हैं। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप फॉर्मूला शीट बना के फॉर्मूलाज भी याद कर लोगे नीट वाले बच्चों को, तो उससे भी आपका पेपर में आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। एक केस में पूछ लिया कि पता नहीं डिस्क का था, किसका था, कि डिस्क का फॉर्मूला बता दो बस। मैंने बोला ठीक है, ये भी सही है, बच्चे फालतू में डर रहे हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 हाँ। cos थीटा। मैम एक वही बार वही। आप ग्रुप पे भेज दोगे, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा।
ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास हो जाएगी इसके बाद भेज दूंगी। चले बेटा आगे। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सेम ही क्वेश्चन है ना। इसी की तरह से एक जेई का क्वेश्चन भी आया, वो भी अभी मैं दिखाऊंगी, उसमें आपको वैल्यू निकालनी है थीटा की, वो भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। क्या गिवन है क्वेश्चन पहले समझ लो। आपको दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स गिवन है, उनके बीच में हमने पढ़ा था ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाला था, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था हमारे पास मैग्नीट्यूड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। ठीक है बेटा, अब आपको गिवन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है विच इज एंटरिंग द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद द स्पीड ऑफ यू नॉट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो बेटा उसकी जो फोर्स होगी वो दूसरी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। Yes, ma'am. ना, अब यहाँ पर आपकी एक तरीके से मैं एक्सेलरेशन क्या लिख सकती हूँ इलेक्ट्रॉन की, E अपॉन m, एंड दिस विल बी इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके की उसकी ट्रैजेक्टरी बन रही है। द ट्रैजेक्टरी इज समवॉट लाइक दिस, उल्टा पैराबोला बन रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में आपको बोला क्यों है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको यू नॉट गिवन है, आपको प्लेट की जो लेंथ है वो आपको एल गिवन है। आपको बताना है कि एंगल ऑफ डिविएशन थीटा की क्या वैल्यू होगी जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फील्ड के बाहर आ रहा है। तो कैसे करूं इस क्वेश्चन को, मुझे ये बता दो कैसे। एक्स एंड वाई एक्सिस में वेलोसिटी निकालोगे फिर tan थीटा से ये वेरी गुड, क्या बिल्कुल होगा? सही बोला। तो बताओ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, Ma'am, इनिशियल we- वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट के बराबर है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब यहां से बिल्कुल सही बोला है बच्ची ने कि अगर हम अब फाइनल के केस में थीटा कैसे निकाला जाएगा, फाइनल केस में थीटा कैसे निकाला जाएगा। थीटा तब आएगा जब मेरी कुछ ऊपर की साइड वी वाई वेलोसिटी आ रही हो और एक्स डायरेक्शन में कुछ वी एक्स वेलोसिटी आ रही फिर हो, tan थीटा से tan करेंगे। थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो निकल जाएगा ये क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो अब आगे सॉल्व करने की क्या वैल्यू आएगी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका जेई में पूछा गया था, उसमें आपको वैल्यूज दे दी थी, तो वो tan की कुछ वैल्यू आ रही थी। वी वाई की वैल्यू निकालो और मतलब एप्लीकेशन करनी है अब इक्वेशंस की, ज्यादा फॉर्मूले वो वाले सारे ठीक है, फॉर्मूले हमें पता है, बट यहाँ पे तो सिंपली आप वो टू डायमेंशनल वाली इक्वेशंस भी अप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और डेटा की जरूरत पड़ेगी। कितना टाइम लगेगा इसको ये क्रॉस करने के लिए, हाउ मच टाइम विल दिस पार्टिकल टेक टू क्रॉस दिस फील्ड, कैन समवन टेल मी दैट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। Ma'am, L upon U naught. वेरी गुड, टाइम टेकन टू क्रॉस द फील्ड कैसे निकालोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट में एक बच्चे ने पूछा था ना कि मैम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैंने बोला था कि बेटा इनिशियल वेलोसिटी जो यू डायरेक्शन में है मल्टीप्लाइड बाय क्या मल्टीप्लाई किया था उसमें हमने, रेंज नहीं, रेंज कितना था, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेटा रेंज तो आपको गिवन है, ये पार्टिकल कितना टाइम तक इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, जितना एल डिस्टेंस है उतना ही तो एक्ट करेगा, राइट। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एल डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रैवल किया, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, सो टाइम की वैल्यू आई कैन राइट एज व्हाट, एल अपॉन एक्स नो, एल अपॉन यू नॉट। यहां से आपका आंसर आएगा बेटा। ठीक है, अब ट्राई करो एक बार आंसर निकालने की कि फाइनल वेलोसिटी आपकी वाई डायरेक्शन में कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, दोनों को डिवाइड कर लो। Ma'am, E into L divided by M U naught square. वेरी गुड, दिस इज योर tan थीटा, बिल्कुल सही बोला बेटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब आगे सॉल्व भी तो करना है यार। वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू वाई प्लस एटी, मैम EL M by U naught. यू नॉट स्क्वायर, बिल्कुल सही बोला बेटा, यू नॉट का स्क्वायर आएगा, एक बार चेक करो। Yes, Ma'am, ma'am. M भी divide में आएगा. हाँ, एम भी डिवाइड में, एम और यू नॉट स्क्वायर डिवाइड में आएंगे। ठीक है, कैसे आएगा, वी वाई की वैल्यू निकाल लो, यू वाई गया 80 से क्या वैल्यू आ जाएगी, ई अपॉन एम, टाइम की वैल्यू अभी हमने निकाली है एल अपॉन यू नॉट, Yes, ma'am. वी एक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी यू एक्स के बराबर, क्योंकि कोई मतलब यहाँ पे वो एक्सेलरेशन तो हो नहीं रही, तो ये आपकी हो जाएगी यू नॉट, tan थीटा आ जाएगा बस।
Yes, ma'am. Tan theta will be Vy upon Vx. So this will be equal to what? EEL upon M U naught का स्क्वायर. क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अगर आपको एंगल निकालना है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan inverse inverse EL mu naught square. EEL upon M U naught स्क्वायर. अगर इसमें मैं डेटा दे दूंगी तब भी कर लोगे ना? Yes, ma'am. Yes, मैम वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं. जेई में भी इसी तरीके के आते हैं आपके. खाली वो स्टेटमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि अभी आपको सिंपल लग रहे हैं ये सारे क्वेश्चन. अभी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो. जब आप 12th क्लियर करके अपना पहुंचोगे ना जेई के अंदर तो यही क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगने लगेंगे क्योंकि आप वो चैप्टर जो है वो बहुत पहले पढ़ चुके हो और भी इतने चैप्टर्स पढ़ चुके हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज व्हाई दे थिंक दैट सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट एंड व्हेन यू आर डूइंग इट अलोंग विद द चैप्टर दे सीम वेरी इजी. ठीक है, सो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. इक्वल क्यों है? बेटा एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं ना, फोर्स लगी नहीं रही. एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कुछ होगी ही नहीं ना, यस मैम. है ना. एक्सेलरेशन जब एक्स डायरेक्शन में 0 है तो यहाँ पे भी लगा दो vx इज इक्वल टू ux प्लस at, तो vx ux के बराबर ही तो आ जाएगा. यस मैम. यही तो होता है प्रोजेक्टाइल में भी. ठीक है. मैम हाँ बेटा. मैम हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई ना. अच्छा ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है. है ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना. दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है. एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है दोनों साइड पे. तो पॉजिटिव नेगेटिव में खाली बीच वाले एरिया में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फील्ड आता है ना. यूनिफॉर्म Okay. इलेक्ट्रिक, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, अच्छा. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार बताओ. A ball of mass m having charge q is released from rest where a horizontal electric field E acts. तो बेटा यहाँ पे आपको ग्रेविटी वाला भी चीज लेके चलना है. This question is such that you have to take gravity here as well. ठीक है, ये हमारी बॉल है. अब आपको बोला क्या है कि मास m है इसका, चार्ज q है इसका, m, q. You have released it from a region in where a horizontal electric field is acting. तो एक तो फोर्स उसकी इस डायरेक्शन में हो गई क्योंकि इस डायरेक्शन में उस पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. ये फोर्स हो गई QE के बराबर. एक फोर्स इसकी ग्रेविटी की वजह से भी आ जाएगी जो हो जाएगी आपकी mg के बराबर. तो अब यहाँ पर ये आपका डायग्राम है. अब रिजल्टेंट फोर्स आप निकालो, ट्रैजेक्टरी क्या फॉलो होगी ये बताओ. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स तो आपकी बहुत सिंपली निकल जाएगी. ट्रैजेक्टरी फॉलोड बताओ मुझे क्या होगी और कैसे निकालेंगे. ठीक है, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है. ट्रैजेक्टरी निकालने का क्या मतलब होता है? मैम इक्वेशन निकालनी है उसके मोशन की। किसके बीच में? Y और X के बीच। हाँ हाँ सही है, y और x के बीच में इक्वेशन निकालनी है, बट ट्रैजेक्टरी निकालने की कोशिश करो. मैम एफ नेट तो अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, रिजल्टेंट तो मैं बोल भी नहीं, रिजल्टेंट तो कुछ आपके लिए ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एफ नेट की वैल्यू 90 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं, तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर. What I want to know is the trajectory. That is the important part in this case. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको गिवन है कि ये बॉल को आपने जस्ट रिलीज कर दिया है. तो रिलीज करने का क्या मतलब है? ux भी 0 है, uy भी 0 है. यस मैम। है ना? तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, किस तरीके से ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, लेट मी से दैट द स्टार्टिंग पॉइंट वाज ओरिजिन, देन आई कैन राइट x इज इक्वल टू ux t 0 हो जाएगा, हाफ ax t स्क्वायर. सो विच विल टेल मी दैट x की क्या वैल्यू हो जाएगी? हाफ ऑफ q e अपॉन m t स्क्वायर. इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम। ये ऐसे ही y के लिए भी कर सकते हैं. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब y में खाली ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो y में जब आप हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर आ गया. लेट मी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू. ठीक है, लेट मी कैलकुलेट y अपॉन x. तो y अपॉन x की क्या वैल्यू आ जाएगी बताना? हाफ हाफ कट जाएगा, g अपॉन QE अपॉन m. इज दिस माई वैल्यू? यस मैम। तो व्हाट इज दिस टेलिंग यू? दैट y की वैल्यू क्या हो गई? mg अपॉन QE.
मल्टीप्लाइड बाय एक्स किस Yes. तरीके की ट्रैजेक्टरी है? स्ट्रेट लाइन। बच्चे ना पैराबोला से इतने ऑब्सेस हो जाते हैं कि पैराबोला ही लगता है, इनको लगता है इसमें पैराबोला ही आएगा, तो वो ऑप्शन में वो तो पैराबोला मार्क X- कराएंगे। वो तो उसमें स्क्वायर होता है ना, वही इसमें मैं बोल रही हूँ, उसमें स्क्वायर होता है, तो आपको इस तरीके से ट्रैजेक्टरी अगर निकालने के बोले तो कैलकुलेट करना है कि y और x के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, वो आपका यूजुअली डिस्प्लेसमेंट रिलेशन जो होता है उससे आ जाएगा। मैम ये बन रहा है ना y इक्वल्स mx प्लस c, इसलिए स्ट्रेट लाइन आई है। हाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c बन गया ना। इसमें अगर स्लोप निकालने के लिए बोले, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना है ना मुझे, तो मैं बोलूंगी इसका एंगल बता दो। n हाँ, मैं mg आपसे by qa। हाँ मैं इससे बोलूंगी कि इसका मुझे एंगल बताओ कि किस एंगल पे ये जाएगा, तो वो आप कहां से निकालोगे? y इज इक्वल टू mx से इसको कंपेयर कर लो, स्लोप आपका tan मल्टीप्लाइड बाय द एंगल के बराबर होता है, वहां से आप एंगल की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आगे भी एक्सटेंड करके पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। इज दिस ओके गाइस? yes ma'am. यस मैम। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका जेई का क्वेश्चन है, इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। ये अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है एज सच, बट ये भी हमारा जितना हमें आता है उससे हो जाएगा सॉल्व। हाउ विल वी सॉल्व दिस? यू आर गिवन दैट अ डाइपोल इज देयर एंड मास है उसका, और उन दोनों को हमने किसी डिस्टेंस से सेपरेट भी कर रखा है। अगर आपने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है तो उस केस में आप बता दो कि क्या मतलब व्हाट काइंड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल टेक प्लेस इन दिस केस। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकालोगे? उसको x के प्रोपोर्शनल चेक कर लेंगे मैम। ऑलराइट, बाकी बच्चे ये बताओ, एक्स के प्रोपोर्शनल चेक कर लेंगे। ठीक है, मैम m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू रख के m से हम काट के ओमेगा में इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर रख लोगे। बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? टॉर्क से निकल जाएगी। i मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अरे तो आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर वगैरह की कुछ वैल्यू नहीं पता आपको, थीटा की वैल्यू कुछ नहीं पता आपको। यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन पता है कि टॉर्क कितनी होती है, आई अल्फा, है ना? टॉर्क हमारी Yes, जो होती है ma'am. वो आई अल्फा के बराबर होती है, और अल्फा आपका कितना होता है अगर एसएचएम परफॉर्म हो रही है? ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा के बराबर होता है। ठीक है, टॉर्क की भी वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है? क्यू ई साइन थीटा। yes ma'am. क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय डी साइन थीटा, मतलब क्यू और पी का करते हैं ना, पी क्रॉस ई होता है ना, तो क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ट्राई करोगे कैसे होएगा? मैम ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, बताओ, मुझे नहीं पता ऑप्शन कौन सा सही है, वैसे ए ही सही आंसर है। मैम कैसे निकालेंगे? पीक्यूई वाला। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में बेटा? आपको एक डाइपोल गिवन है, यहाँ पे आपके दोनों मासेस आ गए। ठीक है, ये वाला, इसको हम मस्त रोटेट कर रहे हैं, दोनों चार्जेस को आपने सेपरेट कर दिया है एल डिस्टेंस से। यू हैव सेपरेटेड बोथ द चार्जेस बाय अ डिस्टेंस एल। यू हैव प्लेस्ड दिस क्या कहते हैं इसको, यू हैव प्लेस्ड दिस अरेंजमेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो एंगल है ये भी आपको गिवन है थीटा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे मुझे पहले ये बता दो बस आप लोग पहले। मैम m r m स्क्वायर। into distance का स्क्वायर। एम इंटू डिस्टेंस किस चीज का स्क्वायर लेते हैं? मैम जिस एक्सिस I mean L/2 का स्क्वायर। जिस एक्सिस से रोटेशन हो रही है उसका लेते हैं ना। मासेस इक्वल है क्या ये दोनों? नो मैम। नहीं है ना इक्वल। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? दैट जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसका मास आपको m गिवन है, एंड बोला है द मास m ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव पार्टिकल हमारा 2m मास का है। यस मैम। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू आएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू हो जाएगी? अरे मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। डिस्टेंस कहां से लेते हो? जो एक्सेस है रोटेशन का उससे डिस्टेंस लेंगे ना हम पार्टिकल का, यस मैम। राइट? तो यहाँ पर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखूं क्या हो जाएगी? m इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी?
3 मैम m आ जाएगी ना। स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 2। हाँ हाँ, तो पूरा कैलकुलेट करके बताओ ना, एलसीएम वगैरह लेके बढ़िया सी टर्म। 3 ml स्क्वायर बाय 4। 3 ml स्क्वायर बाय 4। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास। ये चीज सबको समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया? Yes, ma'am. Moment of inertia आ गया. Now what I will do is I will use this expression. I know that torque is equal to I alpha. मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, पर मुझे टॉर्क की वैल्यू पता है. यस टॉर्क की क्या वैल्यू होती है? QE D sin theta. ये कहाँ से आई? QE D sin theta कैसे आई? P cross A. वेरी गुड. P क्रॉस E से हम निकालते हैं, इसकी हम वैल्यू लिखते हैं P sin थीटा के बराबर लिखते हो ना, Yes, है ना? तो ma'am. P कितना है इधर? अब आपको चार्ज पार्टिकल्स इक्वल गिवन है, ठीक है. इसका अगर चार्ज माइनस क्यू है, इसका आपको चार्ज प्लस क्यू गिवन है, तो Q मल्टीप्लाइड बाय L हो जाएगा ना इधर एक तरीके से. यस मैम। ठीक है, यहाँ पर मैंने D लिख दिया, ये D नहीं है, L है. ठीक है. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू कितनी हो गई? Q मल्टीप्लाइड बाय L. सो व्हाट आई एम हैविंग इज Q मल्टीप्लाइड बाय L मल्टीप्लाइड बाय E sin थीटा इज इक्वल टू टॉर्क इनटू अल्फा. टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली है 3 ml स्क्वायर बाय 4. 3 ml स्क्वायर बाय 4, और ये है हमारे पास sin थीटा के बराबर. मैम ये I है टॉर्क में. हाँ सॉरी, ये I है, टॉर्क नहीं. So this is I. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 3 ml स्क्वायर बाय 4 sin थीटा. एंड यहाँ पर हम इसके साथ में डाल देंगे, नहीं sin थीटा थोड़ी आएगा. मैम Alpha. हाँ, इसके साथ हम डाल देंगे अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी बेटा Yes. ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा स्क्वायर थीटा होती है. यहाँ से पहले वैल्यू तो बताओ, फिर कंपेयर करेंगे ना ओमेगा स्क्वायर थीटा से. अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4QLE E sin Upon- theta. 3 ml स्क्वायर. साइन थीटा को अलग लिखेंगे क्योंकि इसको हम थीटा से रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4Q, L से L कट गया, 4QE अपॉन 3 ml यस मैम। sin theta. So for small angle, for थीटा small angle, sin थीटा। Sin sin theta theta equals आपका to theta. थीटा के इक्वल होता है. तो अल्फा की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ? 4QE अपॉन 3 ml ml theta. थीटा. ठीक है, तो आ गई ओमेगा की वैल्यू. यस मैम अंडर रूट 4 क्यू Very ई good. कंपेयर कर लो अल्फा को आप ओमेगा स्क्वायर थीटा से. ठीक है बेटा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4QE 4Q 3 अपॉन ml. 3 ml. ठीक है, सो यस 4QE अपॉन 3 ml आया है हमारा. आई B थिंक इसमें option. ऑप्शंस में गलती है. ठीक है, एक बार मैं ये चेक करके बताती हूँ कहाँ गलती हो रही है. कुछ गलती हो रही है क्या इधर? अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से करें तो हो जाएगा. वो भी तो इसी से होएगा, उसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. मैम कैसे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, समझ में नहीं आया. बेटा फोर्स जो है यहाँ पर टॉर्क के फॉर्म में तो लगेगी ना. डाइपोल सिस्टम जो होता है उसमें आपकी नेट फोर्स जो होती है वो तो जीरो होती है ना बेटा, यस मैम। है ना बच्चा? लगना तो आपका टॉर्क जो है, टॉर्क को ही तो बैलेंस आउट करोगे. यस मैम. ठीक है, तो क्वेश्चन होना इसी तरीके से है. मे बी वी आर मिसिंग समथिंग. एक बार आई ट्राई टू चेक द आंसर एज वेल. ठीक है बच्चों, हो सकता है ऑप्शंस में उन्होंने गड़बड़ी कर रखी हो, बट तरीका समझ में आया अपन को? यस मैम. यस ठीक है, पक्का सबको तरीके में कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम. No, ma'am. चले अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होएगा. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. अभी ये सेम क्वेश्चन हमने अभी किया भी है, तो इसका आंसर निकाल के बताओ. अभी ये सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये इसमें वो tan theta वाला. राइट? सो ट्राई टू डिटरमिन द आंसर इन दिस केस. बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है ए बी सी डी में से. मैम बी लग रहा है. बी लग रहा है. वेरी गुड. बाकी बच्चे ये बताओ.
मैम ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, यस मैम, tan इनवर्स 2। ठीक है, तो कैसे? वही सेम पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट कर दो, उससे भी आ जाएगा, कि कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूले उससे में भी आ जाएगा। वैल्यूज पुट करके आ जाएंगे मैम। फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल सी बात है भाई। Vx तो आपका Ux के बराबर होएगा, विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? यस मैम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है, वो फोर्स की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? QE अपॉन m। यस मैम। ठीक है, सो इफ आई एम प्लगिंग इन द वैल्यू हियर, तो जो एक्सेलरेशन होएगी मेरी वो आ जाएगी मेरे पास। वैल्यूज डाल दो, तो 8m अपॉन E आ जाएगा। Q आपका यहाँ पर E है, Q तो आपका E के बराबर है ना, तो इस केस में एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस मैम। और ये आपका कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन आपकी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। यस। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग इन y in the upwards direction. So we can calculate Vy as well. Vy will be directly equal to a multiplied by time. और यस टाइम की क्या वैल्यू होगी? जितनी इसकी लेंथ है डिवाइडेड बाय दिस वेलोसिटी, है ना? लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है, वेलोसिटी आपको हाफ गिवन है, तो आधे सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से बाहर। तो Vy की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। यस मैम। That means tan theta is equal to 2 4 by and theta will be equal to tan inverse of 2. So this is your final answer. Is this okay guys? ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पक्का सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और ये आपका अभी रिसेंट में ही आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैम बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। इट इज वेरी रिसेंट, इट इज देयर इन 2023 या फिर 2022 का ये क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, आपको निकालने के लिए बोला है। एक पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका आपको मास गिवन है 100 mg के बराबर। उसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, यू हैव थ्रोन इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। चार्ज भी आपको गिवन है पार्टिकल का, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये आपको बताना है। सो बेसिकली u की वैल्यू इट इज गिवन टू यू एज 200 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, QE अपॉन m के बराबर होएगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में होएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो माइनस QE अपॉन m लिख दिया है। ठीक है बेटा, फाइनल वेलोसिटी भी अपन को गिवन है क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर। सो नाउ इन दिस सिचुएशन यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। सो यू कैन डू इट वेरी सिंपली, जस्ट यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेट करके बताओ बच्चों। Calculate it. Tell me what the right answer will be in this case. .5 मीटर। Very good. 0.5 meter. तो ऑप्शन नंबर D is correct. ठीक है, ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, है ना बेटा। S की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू आपको गिवन है, M की वैल्यू आपको गिवन है, सारा डेटा आपको गिवन है। So when you will solve it, you will get the value of S as 0.5 meters. Is this okay guys? एक बार everyone will try to solve this question. Yes, ma'am. 0.5 आ रहा है. 0.5 आ रहा है, सब बच्चों का बताओ। Yes, ma'am. 0.5 आ रहा है, यस मैम। यस मैम, डी ऑप्शन। ठीक है। चलो तो अब आगे चले, इतना ही करना है इस वाले कॉन्सेप्ट में। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है ना, ये तो नहीं कि 11 बजे खत्म कर दो मैम एग्जैक्टली। नो मैम। नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मैम बिठा लो मैम, हमारा तो दिन फ्री है। मैम आज तो छुट्टी है। आज छुट्टी है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब बेटा फिर अपना आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी वांट टू अंडरस्टैंड इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का टॉपिक। ठीक है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो, जब बचपन में पढ़ा होगा। प्लेन एंगल का क्या मतलब होता है? जैसे इफ आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड दिस इज सम आर्क, ठीक है, ये 2 डायमेंशन में इमेजिन हम कर रहे हैं, तो ये एंगल जो थीटा होगा इट इज इक्वल टू व्हाट? आर्क लेंथ। 2D वाले एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं और Very 3D good. वाले को सॉलिड एंगल।
3D वाले को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो प्लेन एंगल जो होता है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ एनी सर्कल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो थीटा को अपन लिखते भी ऐसे ही है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपकी इस केस में हो जाएगी L/R, और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियंस। मैम यूनिट होती है इसकी रेडियंस। ऑन दी अदर हैंड इफ आई एम मेजरिंग दी सॉलिड एंगल, तो ये आपका 2D में होता है। सॉलिड एंगल में वही सेम चीज आप 3D में इमेजिन करो। तो 3D में कैसे इमेजिन करोगे? बल्ब देखा है ना, बल्ब। मैम जो कोन होता है ना वैसा। हाँ, बल्ब से लाइट निकलती है ना, तो वो देख रहे हो कि लाइट जो है वो ऐसा स्प्रेड हो जाएगी, इस तरीके से कुछ स्प्रेड हो जाती है। तो अगर वहां पर मैं एक एंगल ड्रॉ करती हूँ तो एक टोपी की तरह वो एंगल बन जाएगा पूरा। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो जो एंगल होता है बेटा वो आपका सॉलिड एंगल होता है। 3D में इट इज लाइक अ टोपी। ठीक है, इट इज नॉट लाइक अ स्फीयर, इट इज नॉट लाइक एनीथिंग, इट इज लाइक अ टोपी। दिस 3D एंगल, 3D सॉलिड एंगल आपका टोपी की तरह होता है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हो कि सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से बड़ा सा सरफेस है, बड़ा सा कोई स्फीयर है हमारे पास सपोज, और इसका मैं कुछ हिस्सा ले लूं इस एरिया का। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग सम पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दिस एरिया व्हिच इज इक्वल टू S। तो यहां पर अब जो एंगल बनेगा दैट विल बी माय सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। इट इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर के ये बराबर होता है। तो इसको आप S/R² के टर्म्स में लिखते हो, और इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है इसकी रेडियस। ठीक है, अगेन डू नॉट फॉरगेट दैट इट इज लाइक अ टोपा। एक टोपा है ये पूरा। ठीक है, ये तो ओम का सिंबल होता है ना, आपने ओमेगा हाँ बोल ये दिया। ओम का सिंबल है यहीं पे, लेकिन सॉलिड एंगल को भी ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल नहीं है ना, ओम तो चलो आपका वो है, यूनिट हो गई एक। ठीक है, तो इसको हम ओमेगा जो होता है उससे रिप्रेजेंट सॉलिड एंगल को हम करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा तो सॉलिड एंगल है, राइट हैंड साइड पे अगर आया तो ओम है। ठीक है, बच्चों का यही डाउट होता है कि मैम क्यों ही कर रहे हैं मैम, जब ओमेगा से ऑलरेडी कर रहे थे उससे ओम से करते हैं इसको। सो व्हाई आर वी डूइंग इट? मैम एक ही चीज से बहुत सारी चीज। बहुत सारी चीजें होती है। मैं बोलती तो वोल्ट्स को देखो ना, वोल्ट यूनिट भी है, वोल्ट ही आपका वो भी है, वोल्टेज भी आप V से ही Potential रिप्रेजेंट कर रहे हो। और हाँ, मतलब आप वेलोसिटी। वही है, सब लोग आप वी, चलो वहां पे कैपिटल V है, वहां पे स्मॉल v है, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एड्रेस ठीक का। है, हाँ, इतना समझ में आया? आगे चलूं? यस मैम। ठीक है बेटा, अब ना हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है जो हमारे लिए सबसे काम का होगा। काम का क्यों है? क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत, मतलब जो ये थीटा है, अल्फा है, कुछ भी है, इसकी वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। है ना, कोई भी आपको डिस्क गिवन है, कुछ भी आपको चीज गिवन है, सिंपल आप tan वाला फॉर्मूला लगा के इस अल्फा की वैल्यू निकाल देना, जो आपका प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल पता चल गया तो मैं आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला दे दूंगी, आप सॉलिड एंगल निकाल के फ्लक्स निकालो। ठीक है, समझ में आई ट्रिक? यस मैम। All right, so now we want to understand the relation between solid angle and the relation between plane angle. तो पहले वाला डायग्राम जो है उसमें आप देख सकते हो कि प्लेन एंगल मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो Yes, हम ma'am. एक वर्टेक्स है, ये हमारे पास कोन है जो कुछ एंगल बना रहा है। प्लेन एंगल जो बना रहा है वो अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेंथ है मेरी, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रेडियस। दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रेडियस इन दिस केस। अगर मुझे स्फेरिकल सेक्शन का कैलकुलेट करना है कि हमारा सॉलिड एंगल कैसे आएगा, तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए एक तरीके से मुझे जो सरफेस एरिया है वो निकालना होगा। राइट, सॉलिड एंगल निकालने के लिए मुझे जो सरफेस एरिया है वो निकालना होगा। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर कर लिया। ये आप देख सकते हो, एक थोड़ा डार्क ब्लू कलर की एक एलिमेंटल रिंग है। ये एलिमेंटल रिंग पूरे के पूरे आपके स्फीयर के अंदर घूम रही है। सो कंसिडर एन एलिमेंटल रिंग, consider an elemental ring at an angle of theta, at an angle of theta, and angular thickness as r d theta. ठीक है, इसकी जो ये थिकनेस है दैट इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, द थिकनेस ऑफ दिस रिंग। क्योंकि यहाँ पे देखो हम आर्क से रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना उसको, तो इसकी जो थिकनेस आएगी हमारी एंगुलर थिकनेस आर डी थीटा के बराबर आ जाएगी। सो नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ दिस रिंग, इट विल बी व्हाट, 2 पाई इंटू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, दैट विल बी द एरिया। यहाँ पे जो आपका रेडियस है दैट विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा।
जो आपका रेडियस है वो आपका r sin थीटा के बराबर आएगा। अब बेटा आवाज कट रही है, नहीं आ रहा, दोबारा बता दो। दोबारा बता दो। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या है, व्हाट हैव वी डन इन दिस केस, एक बार ये चीज समझो सबसे पहले कि मैंने एक रिंग कंसिडर कर ली है, ये बड़ी सी, ठीक है, आई हैव कंसिडर्ड अ रिंग हियर। तो सबसे पहले इस रिंग का रेडियस निकाल के बताना कितना आएगा। If it is given to you that it is making an angle of theta, if it is given to you that this ring is making an angle of theta and the radius of this cone is r, तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसके रेडियस की वो r sin थीटा आ जाएगी। यस मैम। ठीक है, इज दिस पार्ट ओके कि हाँ मैम थिकनेस हम वो हमारी जो रेडियस है वो r sin थीटा आ गई, तो इसका सर्कमफ्रेंस आपका 2 पाई r sin थीटा हो जाएगा। यस मैम। अब बेटा इसकी थिकनेस पे आओ, अब इसकी थिकनेस पे आओ, मैं बोल रही हूँ कि ये थीटा के बाद एक छोटा सा एंगल अगर मैं डी थीटा ले लूं तो इस रिंग की एंगुलर थिकनेस जो है वो डी थीटा के बराबर है। अगर हमें लेंथ के टर्म्स में थिकनेस निकालनी है कि कितनी आर्क लेंथ होगी उस थिकनेस की, दैट विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, यस मैम। है ना। वो लिखते हैं ना कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, सो द थिकनेस ऑफ दिस रिंग इन दिस केस विल बिकम इक्वल टू आर डी थीटा। This is my radius, r sin theta is representing my radius, this is representing my thickness। 3 डायमेंशनल फिगर है, तभी ये टोपी बना रखी है इसके ऊपर। अभी समझ में आया नहीं यस आया? मैम आ गया। ये वाला फिर से बता दो एक बार। ये वाला फिर से बता दूं, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि इसका जो रेडियस होगा वो r sin थीटा के बराबर होएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा। ठीक है, इफ दिस थिंग इज क्लियर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द थिकनेस विल बी बिकॉज ऑफ दिस डी थीटा। ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एंगल का हो रहा है डी थीटा, उसके टर्म्स में मेरी थिकनेस आएगी, तो थिकनेस की आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। यस मैम। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि एंगल आपका कितना होता है, एंगल होता है आपका आर्क लेंथ, एंगल होता है आपका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये जो आर्क लेंथ है जो इस रिंग की थिकनेस को बता रही है, दैट विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। अब टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यस कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट कर दो ना, डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर अल्फा तक। आपके पास है क्या ब्रैकेट में, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करके बताना क्या आएगा, एक बार इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। मैम 2 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो हम sin थीटा डी थीटा माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू अल्फा, तो निकालना इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी एस की। -2 पाई आर स्क्वायर cos अल्फा। बेटा कॉस 0 नहीं होता, 1 माइनस अल्फा। ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एस एज 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। उल्टी कर दी मैंने लिमिट से एक तरीके से, यस मैम। ठीक है। और ये अल्फा क्या है, दिस इज द प्लेन एंगल विच इज बीइंग सबटेंडेड। ये नहीं बोलना है कि अल्फा क्या है, ये जो प्लेन एंगल यहाँ पे बन रहा है वो है। तो अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूंगी तो सॉलिड एंगल क्या आ जाएगा, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, Yes, तो ma'am. सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई into 1 minus cos alpha. This is a very important relation for us. ठीक है, प्लीज एवरीवन नोट दिस डाउन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू अस। अब इसी रिलेशन से मेरा फ्लक्स वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, इसके एक दो सिंपल सिंपल सवाल सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। तो एक हेमिस, अभी अच्छा नोट करना है, यस मैम नोट कर लो कर लो। अब ये फॉर्मूला नोट कर लो, डेरिवेशन बाद में नोट कर लेना, ये फॉर्मूला को अभी हम यूज करेंगे ना एक दो क्वेश्चंस में। ओके मैम। मैम डन। ओके चलो, अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये उसका सेंटर है। तो आपको बताना है कि सॉलिड एंगल क्या होगा यहाँ पर इसके सेंटर पे एग्जिबिट। कैसे निकालेंगे, हम इसका अल्फा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री होएगा या फिर क्या होएगा, देखो अल्फा की वैल्यू देखो आराम से क्या होती है, मैम 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, है ना। आपने बिल्कुल सही बोला, ये जो एंगल एग्जिबिट कर रहा है इट विल बी एग्जिबिटिंग प्लेन एंगल, जो ये एंगल होएगा वो 180 डिग्री है। तो अल्फा आपका इसका आधा है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री के बराबर।
निकल गया सॉलिड एंगल। Yes, ma'am. 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, क्या है ये सॉलिड एंगल की वैल्यू? 2 पाई। मैम Solid 2 angle. pi रेडियन। 2 पाई टी रेडियंस आपके पास सॉलिड एंगल आ गया। इतना सही है, ये सॉलिड एंगल निकालना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मुझे अब ये बता दो कि स्फीयर के लिए क्या होगा वैल्यू? स्फीयर के लिए 4 पाई कैसे आएगा? अल्फा की वैल्यू कितनी है इस केस में? 60 डिग्री। अब यहाँ पर स्फीयर के केस में अल्फा आपका 360 डिग्री हो गया ना, 360 डिग्री का आधा 180 है ना। वेरी गुड, इस केस में आपका अल्फा पाई के बराबर हो गया, 180 डिग्री के मैम तो बराबर हो बस वो गया, डबल हो जाएगा 4 पाई। बस डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, मतलब 1 माइनस माइनस 1 आ जाएगा ना, यस मैम, तो 2 हो जाएगा। 4 तो पाई 2 हो जाएगा। तो ये जो ओमेगा है इट विल बी इक्वल टू 4 पाई टी रेडियंस, 4 पाई टी रेडियंस। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करती हूँ। इस केस में बताना क्या होगा सॉलिड एंगल। सो लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर यू फर्स्ट। सो यू आर गिवन अ डिस्क। मैम आपकी स्क्रीन तो पॉज है। अच्छा, उसी क्वेश्चन पे है क्या अभी हम पूछने वाले थे? अभी आ गया? यस मैम। ठीक है बेटा, you are given a disk. The radius of the disk is also given to you guys. Radius of the disk is given to you as 3 centimeter. And you have to tell me कि at a distance of 4 centimeter from this disk, what will be the solid angle? यहाँ से आपको solid angle की वैल्यू निकालनी है। ये जो टोपा बनेगा इधर, कैसे करेंगे बेटा? मैम ये साइड निकाल लेंगे पहले तो। अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे पहले ना, तो अल्फा तो tan अल्फा से ही आ जाएगा यस मैम। है ना। तो tan अल्फा कैसे निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? tan अल्फा विल बी इक्वल टू 3/4, मतलब अल्फा इज 10 इनवर्स 3/4। डिग्री। अल्फा आपका 37 डिग्री हो गया ना। यस मैम। तो अब निकाल लो सॉलिड एंगल भी, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। तो लगाना कॉस अल्फा की क्या वैल्यू हो जाएगी? मैम 2 पाई बाय 5 है इसका। हाँ, सो यू विल गेट योर सॉलिड एंगल एज 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि सॉलिड एंगल निकालना क्लियर है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। पक्का? इट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर इसके बाद फ्लक्स वाली चीज समझेंगे हम कि ये फ्लक्स हम, अब जैसे इसी सिचुएशन में मैं बोलूं कि यहाँ पर आपका एक चार्ज क्यू रखा है तो फ्लक्स बताओ, तो वो कैसे निकालना है वो बता रही हूँ। मैम इसमें पाई 180 रेडियंस वाला है ना? हाँ मतलब हाँ मतलब टी रेडियंस है ना ये आपका। ठीक है, चलूं अब आगे, ये वाली चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब समझ लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किसी सरफेस के थ्रू कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है सेंटर पे? 4 पाई। 4 पाई। ओमेगा इज 4 पाई। तो अगर मेरे पास कोई भी क्लोज सरफेस है तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, फॉर एनी क्लोज सरफेस, इंटीरियर पॉइंट पे, किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे सॉलिड एंगल आपका 4 पाई होगा। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी क्लोज सरफेस, this solid angle is equal to 4 pi for an interior point. ठीक है, कुछ भी क्लोज सरफेस हो सकती है। अब गॉस लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रख देती हूँ उसकी वजह से मस्त फ्लक्स निकलेगा, यस है ना। कितना फ्लक्स निकलेगा? Q Q by by So I can say something like this कि जो 4 पाई सॉलिड एंगल है that is corresponding to Q upon epsilon not flux। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 1 टी रेडियन लिख दूं, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। यस मैम। इफ आई एम हैविंग एनी रैंडम सॉलिड एंगल, उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। यस नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा। क्या वैल्यू आई थी अभी हमारी कॉस अल्फा के टर्म्स में? मैम 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? 2 पाई से ये कट जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा।
if any surface is given to you and you can determine the plane angle, then you can determine the formula of flux in this. Then you can determine that how much flux is passing through that surface in this particular way. So this is one of the very important formulas for us. मैम अल्फा प्लेन एंगल है उसका। अल्फा इसमें प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल हमने यहाँ पे डाल तो दिया। एक क्वेश्चन करा दो मैम, ऐसे क्लियर। हाँ करवाऊंगी, इसको नोट डाउन कर लो, फिर करवा रही हूँ क्वेश्चन भी। 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, एक भी क्यों। इसको नोट डाउन कर लो, देन वी विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, फिर ऐसे आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने? यस मैम। मैम cos अल्फा तो प्लेन एंगल का भी आधा है ना? नहीं नहीं, हाँ मतलब जो वो पूरा एंगल है उसका आधा, जो अल्फा हमने पहले लिया है वही वाला अल्फा लेंगे यहाँ पर। यस मैम, मतलब मैम विजुअलाइजेशन अगर 2D में उस शेप को देखे तो आधा हुआ ना प्लेन आधा लोगे, हाँ बीच से आधा लोगे उसको। ठीक है, हाँ प्लेन एंगल का आधा ले लोगे मतलब एक तरीके से। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन अभी हमने किया भी था डिस्क के लिए। तो यहाँ पर आपको एक डिस्क गिवन है, अ डिस्क इज गिवन टू यू, जिसका रेडियस आपको r के बराबर गिवन है, और आपसे पूछा है कि देयर इज अ चार्ज q व्हिच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d. A charge q is placed at a distance d from the disk. Tell me what is the electric flux passing through the disk. Question समझ में आया कि इस टॉपिक से किस तरीके का आता है? यस मैम। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जेई में देख के बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये क्या हो गया, कैसे करें इसको, और अब आपका खाली फॉर्मूला लगना है, खाली हमारा फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। मैम 2 पर q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस d अंडर रूट d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हाँ है ना, कैसे आया? फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अगर प्लेस करूंगी तो उसकी वजह से मैं फ्लक्स निकाल सकती हूँ, कुछ भी चार्ज हो सकता है, ये आपका रैंडम, दिस इज योर आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखा है उसका, जो मैं सिलेंडर वाला बोल रही थी। अब ये सिलेंडर इमेजिन करो, आपको एक सिलेंडर गिवन है जिसका रेडियस आपको गिवन है r के बराबर। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये शायद पहले किसी जेई में आया भी होगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है, मुझे ये भी याद नहीं है, शायद ये जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो नाउ यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सरफेस वेयर यू आर हैविंग अ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस आपको r के बराबर गिवन है, और इसके बीच में एक चार्ज हमने रखा हुआ है, इसके बीच में हमने एक चार्ज रखा हुआ है। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है खाली कर्व्ड सरफेस के थ्रू। यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली थ्रू द कर्व्ड सरफेस। हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? कैसे करेंगे ये वाला टोटल क्वेश्चन? में से जो हमने फ्लक्स पहले वाले सिचुएशन में निकाला वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्या बोला ये बच्चे ने? भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरीके से यहां से लेकर यहां तक का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मुझे काउंट नहीं करना यस मैम। है ना। सिमिलरली इस साइड में भी ये जो पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहां से लेकर यहां तक, वो मुझे काउंट नहीं करना। और मैम टोटल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से माइनस कर। वेरी गुड। ये जो फ्लक्स होगा थ्रू द एंटायर सिलेंडर, जो ये पूरा का पूरा थ्रू द एंटायर सिलेंडर है, फ्लक्स विल बी बिकॉज ऑफ 3 सर्फेसेस कर्व्ड प्लस 2 जो ये टोपियां बन रही हैं, है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस पाई आर स्क्वायर, क्या कहेंगे उसको, फेस। So if I want to calculate the flux through the curved surface, I can do this, that total flux मुझे पता है q upon epsilon naught होगा, उसमें से मैं subtract कर दूंगी जो इन 2 faces की वजह से बन रहा है, 2 multiplied by flux through the faces। और ये flux through the faces हम calculate कर सकते हैं जो हमने अभी सीखा है उससे, यस मैम। है ना। Yes, आपको पता है ma'am. कि ये जो लेंथ है ये किस चीज के बराबर होगी? लेंथ आपकी l/2 के बराबर हो जाएगी। यस मैम। रेडियस आपको गिवन है r के बराबर, राइट। तो फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये आपका अल्फा है, तो कॉस अल्फा की क्या वैल्यू हो जाएगी? L by 2 the whole square plus r square। यस अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4। यस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यार और सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दैट फ्लक्स थ्रू द फेस विल बी हाउ मच, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस, अब L का ये 2 मैं नीचे ले रही हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 को नीचे ले लूंगी और इसमें अंदर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आई विल बी लेफ्ट विद दिस R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यस मैम। 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मेरे पास बचेगा। तो अब बताना क्या एक्सप्रेशन आएगा कर्व्ड का फाइनल। Then Q upon epsilon naught into L upon under root L square plus 4R square. वेरी गुड, आ गया ये एक्सप्रेशन। Yes मैम, माइनस करना है बस। माइनस ही तो करना है। अब आपका फ्लक्स बिकॉज ऑफ कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2 का फैक्टर है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो व्हेन वी कैलकुलेटेड, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू आपके पास कर्व सरफेस के थ्रू आ जाएगी कितनी, मैम कैंसिल नहीं होगा, कॉमन लेके 1 1 कैंसिल होगा। हाँ तो वही तो, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया ना। Yes, ma'am. मैम वही। हाँ वही 1 कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना। ब्रैकेट में खाली हमारे पास L अपॉन अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बच जाएगा। इज दिस ओके गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई, यस मैम। आ गई ये चीज समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है। इसके इसी तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं पूछा जाता। तो अभी हमारा इलेक्ट्रो, ये वाला आपका बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है सॉलिड एंगल वाला चीज, बट यस जेई के पर्सपेक्टिव से वी नीड टू डू इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आज की क्लास में हमें इतना ही कवर करना था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी